नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार। विगत वीडियो में मैं आपसे बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की चैप्टर 6D के प्रावधानों की चर्चा कर रहा था और इस संदर्भ में मैं धारा 44 ख ज की चर्चा आपसे कर रहा था। इसी बीच कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया। मैं प्रारंभ करता हूँ 44 ख ज की उपधारा 2 में। 44 ख ज की उपधारा 2 में यह कहा गया है कि जिस सोसाइटी का अवक्रमण उपयुक्त धारा 44 ख छ के उपखंडिका क एवं ख के अंतर्गत वर्णित परिस्थिति में हुआ है, उस प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबंधन समिति के सदस्य अवक्रमण से 5 वर्षों के लिए दोबारा चुनाव लड़ने योग्य नहीं होगा। एक बार हम फिर देख लें कि 44 ख छ की खंडिका क क्या है और ख क्या है। क है कि अगर सोसाइटी लगातार 3 साल घाटे में रहा हो। ख है कि यदि गंभीर वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी प्रकाश में आया हो। तो जो 44 ख ज की उपधारा 2 है कि क और ख की वर्णित परिस्थिति में यदि सोसाइटी का अवक्रमण हुआ है तभी उस पैक्स की प्रबंधन समिति के सदस्य अवक्रमण की तिथि से 5 वर्षों तक दोबारा निर्वाचन लड़ने के योग्य नहीं होंगे। इसे हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम पैक्स का अवक्रमण धारा 41 के तहत धारा 41 के अंतर्गत करते हैं। तब अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगली धारा है 44 ख झ जो विवेकपूर्ण मानक की बात करता है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करता है पैक्स के लिए। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण धारा है 44 ख य। यह निदेशकों और मुख्य कार्यपालक की बर्खास्तगी के प्रावधान की चर्चा करता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। 44 ख य की उपधारा 1 में कहा गया है कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक की प्रबंधन समिति के सदस्य या मुख्य कार्यपालक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरा करना अनिवार्य होगा। मतलब कि जो राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक परिषद की सदस्यता के लिए या राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होने के लिए रिजर्व बैंक ने जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया निर्धारित किया है उसका अनुपालन होना जरूरी है, उसका अनुसरण करना जरूरी है। फिर 44 ख य की उपधारा 2 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य सहकारी बैंक अथवा किसी केंद्रीय सहकारी बैंक की प्रबंधन समिति के सदस्य अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर आसीन है जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करता है तो वह व्यक्ति उस पद के लिए अयोग्य होगा और राष्ट्रीय बैंक अर्थात नाबार्ड या रिजर्व बैंक के अनुरोध पर निबंधक ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त कर देंगे। हम देख रहे हैं कि आज जो हमारे यहाँ डीसीसीबी और एससीबी में जो स्थिति है उस संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह मैंडेटरी करता है कि रिजर्व बैंक के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले ही व्यक्ति ही एससीबी या डीसीसीबी के एमडी हो सकते हैं या उसके बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 44 ख ट यह राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधन समिति में विशेषज्ञों के संयोजन की बात करता है। 44 ख ट की उपधारा 1 में कहा गया है कि राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधन समिति में उतने ही विशेषज्ञों की संख्या रहेगी जितने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता हो और जो भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके लिए व्यावसायिक योग्यता व्यावसायिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो निर्धारित किया है उतनी योग्यता रखने वाले बैंक उसके निदेशक परिषद के सदस्य होंगे। और ये जो 44 ख ट के उपधारा 2 में कहा गया है कि यदि ऐसे विशेषज्ञ राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधन समिति में निर्वाचित नहीं होते हैं तो ऐसे कमी की सीमा तक उनकी रिक्तियां ऐसे व्यक्तियों के प्रबंधन समिति में संयोजन से द्वारा भरी जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति जो संयोजन से निदेशक परिषद में
आएंगे उन्हें पूर्ण मताधिकार होगा। बहुत स्पष्ट स्थिति है। अब हम आगे बढ़ते हैं 44 ख। यह राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के लेखा का अंकेक्षण राष्ट्रीय बैंक अर्थात नाबार्ड द्वारा अनुमोदित चार्टेड अकाउंटेंट के पैनल से कराने की बात करता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो डीसीसी भी है, एससीबी का ऑडिट विभागीय ऑडिटर नहीं करते हैं, सीए करते हैं नाबार्ड के पैनल से। आगे बढ़ते हैं 44 ड है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यह राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के विशेष अंकेक्षण का प्रावधान करता है। यह जो एक राज्य सरकार का या निबंधक कार्यालय का केंद्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक के नियंत्रण का एक प्रमुख उपकरण है। 44 ड के अंतर्गत विशेष अंकेक्षण का जो प्रावधान किया गया है। 44 ड की उपधारा 1 में कहा गया है कि निबंधक रिजर्व बैंक के अनुरोध पर ऐसे विचारार्थ विषय जिस पर निबंधक की सहमति हो, राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के विशेष अंकेक्षण कराने की व्यवस्था कराएगा एवं रिजर्व बैंक द्वारा नियमित समय के अंदर उसे रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। अभिप्राय है कि रिजर्व बैंक के अनुरोध पर यदि है और यदि निबंधक रिजर्व बैंक के अनुरोध पर और यदि निबंधक इस रिपोर्ट अनुरोध से सहमत हो तो वे केंद्रीय सहकारी बैंक, किसी भी केंद्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक के विशेष अंकेक्षण की व्यवस्था करेंगे और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय के अंदर विशेष अंकेक्षण का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम 44 ड की उपधारा 2 में आते हैं। यह कहता है कि निबंधक स्वतः या राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति के अनुरोध पर ऐसे बैंक का विशेष अंकेक्षण कराने की व्यवस्था करेगा। उपधारा 1 में रिजर्व बैंक के अनुरोध की बात करता है और दूसरा कहता है निबंधक स्वतः या राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति के अनुरोध पर विशेष अंकेक्षण, ऐसे बैंक की विशेष अंकेक्षण करने की व्यवस्था करेगा। अब हम 44 ड में आते हैं। यह प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी द्वारा बैंक के शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें कहा गया है कि इसकी 44 ड की उपधारा 1 में कहा गया है कि कोई प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी बैंकर अथवा बैंकिंग शब्द के किसी दूसरे व्युत्पन्न का प्रयोग नहीं करेगा। और 44 ड की उपधारा 2 में कहा गया है कि निबंधक उस प्राथमिक सोसाइटी को अनुबंधित करेगा जो इस धारा की उपधारा 1 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। अर्थात कोई पैक्स यदि बैंकर बैंकिंग शब्द का उपयोग करता है तो निबंधक को अधिकार है कि उसको डीरजिस्टर्ड कर दें। हम आगे बढ़ते हैं 44 ख। कैडर प्रणाली को समाप्त करना। अल्पकालीन सहकारी साख संरचना में कोई कैडर प्रणाली नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगी। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि जो कैडर सिस्टम था टैक्स प्रबंधक का, उसको अबॉलिश कर दिया गया है राज्य सरकार द्वारा नोटिफाई करने की तिथि से। और आजकल हम देख रहे हैं कि पैक्स के कार्मिकों को लेकर, उनकी सेवा शर्तों को लेकर या उनके वेतन को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं 44 ख या राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक के परिसमापन से संबंधित प्रावधान करता है। और इसमें कहा गया है कि निबंधक रिजर्व बैंक के परामर्श पर राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक का परिसमापन करने का आदेश देगा तथा 1 माह के अंदर परिसमापक की नियुक्ति करेगा। और यह एक बहुत ही स्पष्ट प्रावधान है जो रिजर्व बैंक के डायरेक्शन में निबंधक को लिक्विडेशन के लिए आगे की कार्रवाई करना है। एक और है 44 ख रिजर्व बैंक के नियामक अधिकार का कार्यान्वयन, यानी जो रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन है आरबीआई का, उसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में यह कहता है। यह कहता है कि इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमावली में किसी बात के होते हुए भी राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में निबंधक सहयोग समितियों द्वारा रिजर्व बैंक के नियामक अधिकारों को लागू करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें प्रोविजन निबंधक को जिम्मेवारी दी गई है। अब लास्ट में है 44 ख जो राज्य सरकार द्वारा छूट की चर्चा करता है। यह कहता है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना अंतर्गत कोई सोसाइटी रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक के परामर्श के बिना इस अधिनियम की धारा 62 की उपधारा 2 से किसी भी तरह इस प्रावधान के प्रयोग से विमुक्त नहीं हो सकेगा। अब मैंने आपसे विस्तृत चर्चा कर दी और यह चर्चा जो केंद्रित था अल्पकालीन साख संरचना की समितियों के संदर्भ में, तो मेरे विगत वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर चैप्टर 6D को समझने की ज़रूरत है।
और हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे बैंक में हम जो सरकारी अधिकारी को किसी एमडी को नियुक्त करते हैं तो उसके हाथ बंधे हुए हैं और निदेशक परिषद के समान निरीक्षण नियंत्रण में ही काम कर सकता है। और दूसरी बात है कि जो चैप्टर 6D है उसने अन्य सरकारी सोसाइटियों से इतर जो हमारे पैक्स हैं या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है या राज्य सहकारी बैंक है उनको विशेष उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है और ये इन प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव है, ओवरराइडिंग प्रभाव है। तो मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूँ आपसे इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।